वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12th के फ्लेमिंगो बुक की आज हमने आपके लिए 30 to 40 वर्ड्स के आने वाले क्वेश्चंस आंसर्स का कलेक्शन किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और साथ ही हम आपको ये जो क्वेश्चंस हैं इन क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे लिख कर आने हैं, अगर आपको थोड़ा भी पता है तो आज हम आपको सिखाएंगे कि किस प्रकार आपको ये वर्ड लिमिट है ये आप बढ़ा सकते हैं। आप स्वयं लिख कर आएंगे। जो ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूं, बस कंडीशन वही है कि आपको इन चैप्टर्स की हिंदी ट्रांसलेशन या यूं कहें इनकी स्टोरी पता होना चाहिए, जो कि आप हमारे चैनल के वीडियोस देखकर पता लगा सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स पहले से पढ़ते आ रहे हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहला क्वेश्चन हमने आपके इंडिगो चैप्टर से लिया है। Why did गांधी जी scold the lawyers? अब आपको पता है गांधी जी ने वकीलों को स्कोल्ड का मतलब क्यों डांटा था, क्यों फटकारा था। अब आपने जब इंडिगो का हमने थोड़े दिन पहले वीडियो बनाया था तब बताया था कि गांधी जी इंडिगो की जो प्रॉब्लम थी उसको सोल्व करने के लिए वहां गए थे। किसानों को ये लॉयर्स रिप्रेजेंट कर रहे थे, प्रतिनिधित्व कर रहे थे। और अधिकतर स्टूडेंट्स को पता है कि इन्होंने काफ़ी हैवी फीस मांगी थी, भारी फीस मांगी थी, इसलिए गांधी जी ने वकीलों को डांटा था। अब ये बात स्टूडेंट को पता है, लेकिन आंसर लिखने में कोई दिक्कत आती है तो उसका आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं। सबसे पहले तो वही तरीका रहेगा, आंसर वाई हटाया, डिड को हमने सेकंड फॉर्म में बदलेंगे तो गांधी जी का हमने गांधी जी लिख दिया, ये गांधी जी लिख दिया। स्कोल्डेड यानी डांटा फटकारा, वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज कर दिया। द लॉयर्स वकीलों को डांटा फटकारा, बिकॉज से बनाएंगे क्योंकि वो क्या कर रहे थे, काफी ज्यादा फीस मांग रहे थे उन गरीब किसानों से। अब मांगना को हर बच्चा जानता है, डिमांड, बिकॉज दे डिमांडेड, क्योंकि उन्होंने मांगी थी, दे डिमांडेड, क्या मांगी थी, काफी ज्यादा फीस, काफी ज्यादा को मच, फी मच भी लिख सकते हैं या वेरी हैवी भी लिख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा यानी वेरी मच भी लिख सकते हैं, जैसा याद आ जाए हमें समझाना है। दे डिमांडेड या काफी ऊंची फीस मांगी तो हाई लिख दिया, हाई फी, बहुत ज्यादा, या मच फी, बहुत ज्यादा फीस मांगी थी। किससे मांगी थी, फ्रॉम द पुअर पीजेंट्स, गरीब किसानों से, तो यहां फ्रॉम लिख दिया, फ्रॉम द पुअर पीजेंट्स, वो गरीब किसानों से उन्होंने बहुत ज्यादा फीस मांगी थी, इसलिए गांधी जी ने उन्हें फटकारा था। और साथ ही गांधी जी ने क्या कहा था कि कोर्ट जाने का कोई फायदा नहीं है। तो बहुत ईजी आप लिख सकते हैं, गांधी जी सेड कह सकते हैं आप, गांधी जी ने कहा, गांधी जी ने या उन्हें बताया, गांधी जी टोल्ड देम, गांधी जी ने उन्हें बताया, डेट की कोर्ट जाने का कोई फायदा नहीं है। तो मैंने पहले भी समझाया था, ऐसे लिखनी उस बात को, देयर वॉज नो यूज टू टेक सच केसेज, इन मामलों को इन द कोर्ट, न्यायालय में लेकर जाने का कोई फायदा नहीं है। गांधी जी टोल्ड देम डेट देयर वाज नो यूज टू टेक सच केसेज इन द कोर्ट। अब आपकी वर्ड लिमिट भी पूरी हो गई और आंसर भी शानदार हमने बना दिया। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड मिस्टर हेमल डिस्प्ले हिज लव फॉर द फ्रेंच लैंग्वेज। डिस्प्ले यानी शो करना, मिस्टर हेमल ने फ्रेंच लैंग्वेज के प्रति उनका प्रेम किस प्रकार डिस्प्ले किया यानी शो किया। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं, मिस्टर हेमल फ्रेंच लैंग्वेज के बहुत ज्यादा प्रशंसक थे, बहुत ज्यादा वो फ्रेंच लैंग्वेज के समर्थक थे। अब या तो प्रशंसक लिख दो, प्रशंसक को एडमायरर कहते हैं और समर्थक को सपोर्टर कहते हैं, जो याद आ जाए लिख दे, आंसर बनाना आना चाहिए। यानी कि हाउ डिड, तो यहां से हम लिखें मिस्टर हेमल वॉज थे बिग एडमायरर, प्रशंसक
एडमायर करना, प्रशंसा करना, एडमायरर ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, वो फ्रेंच लैंग्वेज के बहुत ही ज्यादा प्रशंसक थे। वो क्या कहते थे? फ्रेंच लैंग्वेज संसार की सबसे सुंदर लैंग्वेज है। अकॉर्डिंग टू, इसको ऐसे लिखे, अकॉर्डिंग टू मिस्टर हेमल, मिस्टर हेमल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मिस्टर हेमल, अकॉर्डिंग टू मिस्टर हेमल, मिस्टर हेमल के अनुसार फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज, ये हमने लिखा फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, द मोस्ट वॉज द मोस्ट, और हमने यहां लिखा ब्यूटीफुल। और चाहे तो एक और बात कहिए, लॉजिकल या ब्यूटीफुल। अगर लॉजिकल याद नहीं आए तो ब्यूटीफुल तो लिख ही सकते हैं, और अगर लॉजिकल भी ध्यान आ जाए तो मोस्ट ब्यूटीफुल एंड लॉजिकल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, संसार की सबसे सुंदर भाषा है, सबसे तार्किक भाषा है, ये वो कहते थे। इसलिए वो क्या करते थे? इस प्रकार उन्होंने अपना प्रेम प्रदर्शित किया फ्रेंच लैंग्वेज के प्रति। क्वेश्चन नंबर 3 अ थिंग ऑफ ब्यूटी से लिया है। डू वी एक्सपीरियंस थिंग्स ऑफ ब्यूटी ओनली फॉर शॉर्ट मोमेंट्स और डू दे मेक अ लास्टिंग इंप्रेशन ऑन अस? सबसे पहले तो हिंदी ट्रांसलेशन, क्या हम जो सुंदर वस्तुएं हैं उनको कुछ पलों के लिए ही अनुभव कर पाते हैं, और या अथवा या फिर क्या वे मेक अ लास्टिंग इंप्रेशन ऑन अस, हमारे ऊपर लास्टिंग इंप्रेशन यानी सतत प्रभाव बनाए रखते, यानी अनंत काल तक उनका हमारे ऊपर प्रभाव रहता है। तो सबको पता है कि जो ये थिंग्स ऑफ ब्यूटी है ये शॉर्ट मोमेंट के लिए नहीं होती है, ये किसके लिए होती है? काफी लॉन्ग मोमेंट्स के लिए होती है। तो या तो शॉर्ट को लॉन्ग करके इसको पॉजिटिव में चेंज कर ले। आइए देखते हैं आंसर बनाना। हर बच्चा लिखेगा क्या हम इसको कुछ पलों के लिए ही महसूस करते हैं। अब ये पूछ रहा है तो इसका आंसर नहीं, हम लिखेंगे नहीं। वी डू नॉट एक्सपीरियंस थिंग्स ऑफ ब्यूटी ओनली फॉर शॉर्ट मोमेंट्स, ये तो हर बच्चा लिख सकता है। नो, नहीं। वी, इस डू को इधर ले लेंगे, वी डू नॉट, और ये एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस, और ये पूरा थिंग्स ऑफ ब्यूटी ओनली फॉर शॉर्ट मोमेंट्स, यहाँ मोमेंट्स तक हमने लिख दिया, ये पूरा लिख दिया। बस हमने क्या किया, इसको यहां पर नेगेटिव में चेंज कर दिया। नहीं, हम जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी है उसको थोड़े पलों के लिए महसूस नहीं करते हैं, बल्कि हम क्या करते हैं, इसको लॉन्ग मोमेंट्स, लंबे समय के लिए महसूस करते हैं। बट फॉर लॉन्ग, लंबे समय के लिए, फॉर लॉन्ग, और शॉर्ट का लॉन्ग करके मोमेंट्स, मोमेंट्स लंबे समय के लिए महसूस करते हैं। अब देखिए आगे बढ़िए, आपको एक लाइन याद होगी, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। पहली लाइन वो आप यहां लिख सकते हैं, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, एक सुंदर वस्तु, इज अ जॉय फॉर एवर, इज अ जॉय फॉर एवर आपने लिख दिया। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, हमेशा आनंद प्रदान करने वाली होती है। डू दे मेक अ लास्टिंग इंप्रेशन ऑन अस, क्या वो हमारे ऊपर अनंत प्रभाव बनाए रखती है? हाँ, वो हमारे ऊपर अनंत प्रभाव बनाए रखती है। तो यस, हाँ, दे मेक, पूरा ही लिख देंगे, लास्ट इंप्रेशन ऑन अस, दे मेक, और पूरा लिख देंगे अस तक। ये वर्ड लिमिट पूरी हो गई। लिखा क्या, थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, जो हर बच्चे को आता है, बाकी तो क्वेश्चन में से लिख दिया, आंसर भी सही हो गया। फुल 2 मार्क्स का आएगा, 2 मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डू यू थिंक आंट जेनिफर क्रिएटेड एनिमल्स डेट आर सो डिफरेंट फ्रॉम हर ओन कैरेक्टर?
यहाँ हिंदी समझ लेते हैं। वाई डू यू थिंक, आप ऐसा क्यों मानते हैं कि चाची जेनिफर ने जो एनिमल्स यानी जो जानवर बनाए हैं वो इतने डिफरेंट हैं, अलग हैं, फ्रॉम हर ओन कैरेक्टर, उसके स्वयं के चरित्र से बिल्कुल अलग हैं। आप ऐसा क्यों मानते हैं? अब हर बच्चा जानता है कि जो चाची जेनिफर है वो चाचा से डरती थी। अब डरने का मैंने उसमें जो कॉमन एक्सप्लेनेशन बनाई है और अलग अलग बनाई है उसमें भी बताया है कि डरने को आप कोवर्ड कर सकते हैं, टिमिड कर सकते हैं, अफ्रेड कर सकते हैं, फियर्ड कर सकते हैं, कोई ना कोई मीनिंग तो याद आ जाएगा, बस वही काम चला देगा। एक शब्द याद आना चाहिए, पूरे 40 शब्द लिखकर आएंगे आप, एक शब्द याद आना चाहिए। तरीका मैं समझाता हूँ, आइए देखते हैं। वाई डू यू थिंक आंट जेनिफर क्रिएटेड एनिमल्स दैट आर सो डिफरेंट फ्रॉम हर ओन कैरेक्टर। अब यहां पर हम आंसर लिखेंगे। टाइगर से क्या है, उसके बहादुर हैं, ब्रेव हैं, जबकि चाची क्या है, डरी हुई है। तो इतना सा लिखे, फिर ये बाद में लिखेंगे। शुरू में लिख देंगे तो एग्जामिनर सोचेगा यही बात लिख दी, थोड़ा सा चेंज करके लिखते हैं। जैसे आंट जेनिफर्स टाइगर्स, स्पेलिंग भी बोले आप पेपर में आए हुए क्वेश्चन से लिख सकते हैं। आंट जेनिफर्स टाइगर्स आर ब्रेव, चाची जेनिफर के बाघ क्या है, बहादुर हैं। दूसरी तरफ चाची क्या है, कमजोर है और डरी हुई है। कमजोर को वीकर बच्चा लिख सकते हैं, लिख सकता है। ऑन द अदर हैंड, यानी ऐसे लिखे जब दूसरी तरफ किसी में कंपैरिजन करना हो तो ऑन द अदर हैंड ये शब्द लिखें। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ आंट जेनिफर, चाची जेनिफर क्या है, इज वेरी वीक, बहुत कमजोर है, वेरी वीक, बहुत कमजोर है। एंड फियरफुल, डरी हुई है, अफ्रेड एंड अफ्रेड, और डरी हुई है, और डरी हुई है। अब क्वेश्चन फिर देख लें। चाची जेनिफर ने वो किस प्रकार भिन्न है, तो आपने लिख दिया वो बहादुर है जबकि वो डरी हुई है। फिर व्हाट माइट द पोएट बी सजेस्टिंग थ्रू दिस डिफरेंस, कवि इस अंतर से हमें क्या समझाना चाह रहा है, क्या सुझाव देना चाह रहा है। अब आप लिख सकते हैं आंट जेनिफर, चाची जेनिफर क्रिएटेड, अब आप यहां आंसर लिख सकते हैं एनिमल्स दैट आर, सो हटा दे बोले आप चाहे तो, वेरी डिफरेंट फ्रॉम हर ओन कैरेक्टर। ये बात आप यहां पर लिख दें बाद में, ताकि वर्ड लिमिट भी पूरी हो जाएगी और आंसर तो आपको जो पता था आपने लिख दिया। ये लाइन तो हमने इसी में से लिखी है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, वाई हैज द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून, माँ को जाती हुई सर्दी के चंद्रमा से माँ की तुलना क्यों की गई है। अब सबको पता है कि जो पोइट है, जो कवित्री है, उसकी माँ बीमार है, कमजोर है, काफी ज्यादा वो थकी हुई सी नजर आ रही है। उसको लगता है कवित्री को कि माँ शायद अब नहीं बचेगी, हो सकता है वो लौट कर आए तब तक। तो जाती हुई सर्दी का चंद्रमा कैसा लगता है, हम सब देखते हैं कि जाती हुई सर्दी या सर्दी में चंद्रमा कोहरे से धुंधला नजर आता है। धुंधले को हर आदमी जानता है, डिम वर्ड याद रखे, डिम लाइट आ रही है, हर आदमी कहता है। तो डिम यानी कि, और कमजोर का वीक है, और सिकली बीमार, ये 2-3 शब्द याद रख लें, आंसर बन जाएगा। अब वाई हेज द, तो ये हमने लिखा, वाई हटाया, हेज को सब्जेक्ट के बाद में लिखा, हेज बीन बनेगा, यानी इसका हम आंसर बनाएंगे द मदर, ये हेज यहां ले लिया, हेज बीन लिखा, कंपेयर्ड लिखा, टू द, पूरा लिखेंगे, लेट विंटर्स मून, जाती हुई सर्दी के चंद्रमा से माँ की तुलना की है। बिकॉज, वाई वाला है तो बिकॉज से बनाएंगे, क्योंकि सर्दी में चंद्रमा अब जैसा नजर आता है वैसा लिखेंगे। बिकॉज इन विंटर, सर्दी में, इन विंटर, अब चंद्रमा दिखता है, द मून लुक्स, चंद्रमा नजर आता है, हर बच्चा लिख सकता है। इन विंटर द मून, चंद्रमा
लुक्स नजर आता है। कैसा? अब वो 2-3 शब्द आपको याद है जो लिख दें। डिम नजर आता है एक तो, और एक कलरलेस नजर आता है, रंगहीन फीका नजर आता है, कलरलेस और एंड सिकली, और बीमार जैसा नजर आता है। चंद्रमा सर्दी में डिम, कलरलेस और बीमार नजर आता है। अब उसकी माँ भी ऐसी नजर आ रही है, ऐसी नजर आ रही है। अब यहां पर हम लिख सकते हैं हर मदर, उसकी माँ, हर मदर नजर आ रही है, इज लुकिंग लाइक, इज लुकिंग लाइक, इज लुकिंग लाइक नजर आ रही है। कैसी? बिल्कुल सेम, इज लुकिंग लाइक द सेम, और कुछ नहीं तो सेम थोड़ा बच्चा जानता है। इज लुकिंग लाइक द सेम, ऐसी सेम नजर आ रही है, इसलिए वो उसकी तुलना उससे करता है। मुझे आशा है मैंने कोशिश की है आपको आंसर समझाने की। 5 क्वेश्चंस लिए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिए हैं, और आपको आंसर लिखना कैसे है ये भी समझा है। अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, इस वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट्स, थैंक यू।